बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सिर्फ 1.5 साल के कलील अरसे में अपनी कामयाब फ़ॉरेन पॉलिसी के ज़रिए, सब्र व तहम्मुल के ज़रिए और शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए भारतीय दहशतगर्द और इंतहा पसंद मोदी को दुनिया के सामने बेनकाब किया है। इससे पहले अगर पिछले 20 साल में हम देख लें तो हम भारतीय जो इंतहा पसंदाना क़यादत है, भारत के अंदर जो चीज़ें होती रही हैं, जो कश्मीर के अंदर होती रही हैं, उसको उस तरीके से बेनकाब नहीं कर सके। और जब से फिर मोदी आया था तो उस वक्त यहाँ पे मोदी के यार की हुकूमत थी। वो यार मोदी का जो इस मुल्क के इदारों की रजामंदी के ख़िलाफ़ मोदी के तकरीब हलफ बर्दारी में गया, जिसने इस मुल्क के इदारों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बग़ैर वीज़ों के पूरा टब्बर बुलाया यहाँ पे। जब वो अफ़गानिस्तान से जा रहे थे भारत वापस, पूरा जहाज़ भर के वो लाए। रायवेंड इनकी बच्चियों की शादी में शिरकत की। फिर उसके अलावा जो भारतीय मशहूर बिजनेसमैन हैं वो यहाँ पे इनकी शादियों में शिरकत की, उसको ये लोग मरी भी लेके गए। तो ये जब ये दोस्तियाँ निभा रहे थे और यहाँ से 15-15 साड़ियों के पूरे पैक्स बनाकर मोदी की माँ को भेज रहे थे, उस वक्त मोदी कश्मीर में लाखों लोगों को कैद करने का सोच रहा था, लाखों लोगों को मारने का सोच रहा था। और वहाँ पे हमारी माएँ और बहनें मुश्किल वक्त से गुजर रही थी, जब यहाँ पर्ची वाले वज़ीर आज़म जो 1.5-2 दर्जन पर्चियाँ जेब में रखते थे, अजीब व गरीब किस्म की को मखलूक थी, अल्लाह ताला ने हम पे मुसल्लत की हुई थी। आजकल शुक्र है मुल्क से बाहर हैं। तो वो जब यहाँ पे मुसल्लत थे तो उस वक्त पाकिस्तान बेहतर अंदाज में पूरी दुनिया में भारत की इस जारहाना जो चीज़ें वो चला रहे थे, जो उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी थी, जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, उसको काउंटर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये पाकिस्तान की खुशबख्ती है, हम सब की खुशकिस्मती है कि यहाँ इमरान ख़ान जैसा एक विजनरी लीडर मिला, जिसकी वेस्ट के अंदर बात को मानी जाती है, जिसकी इज़्ज़त है वहाँ पे, और जिसको बड़ा यानी मॉडरेट उनका इमेज है पूरी दुनिया में। इमरान ख़ान ने जब इक़्तिदार संभाला तो बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली। सबसे बड़ी चीज़ जो आर्टिकल 370 का ख़ात्मा था, जिसमें कश्मीर को एक अलहदा हैसियत हासिल थी, वो मोदी ने उसका ख़ात्मा कर दिया। उस वक्त पाकिस्तान में सलीम साफ़ी और हामिद मीर जैसे जो सहाफ़ी थे, जो सिर्फ़ अपने पेट की सहाफ़त करते हैं, अपने बच्चों के पेट की सिर्फ सहाफ़त करते हैं, पाकिस्तानियों की सहाफ़त नहीं करते, पाकिस्तान की सहाफ़त नहीं करते, वो इमरान ख़ान पर चढ़ दौड़े कि इमरान ख़ान को अब अटैक कर देना चाहिए। इमरान ख़ान सिर्फ नर्म नाजुक बयानात दे रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जिस तरीके से इमरान ख़ान कर रहे हैं इस तरीके से कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर हमने देखा कि पूरी दुनिया से रिस्पॉन्स आया, मोदी के ख़िलाफ़ आया, पाकिस्तान की हिमायत में आया, कश्मीरियों की हिमायत में आया। लेकिन पाकिस्तान में जब ये सारी चीज़ें मीडिया पर आनी चाहिए, उस वक्त मीडिया के दो बड़े आदमी जो अपने आप को निजी महफ़िलों में बैठ के कहते थे कि हम हुकूमतें बनाते हैं और गिराते हैं, तो वो जो हामिद मीर साहब हैं वो इस वक्त जनाब वाला गए हुए हैं दुनिया के दौरे पर, और साथ वो आजकल शहबाज शरीफ की तारीफ़ों में भी बिज़ी हैं। वो जिस प्रोग्राम में बैठते हैं वो मसरूफ़ होते हैं। शहबाज शरीफ बड़ा लॉयल है, बड़ा ऑनेस्ट है, डिग्निफाइड पर्सन है, पाकिस्तान के साथ लॉयल है, अपने बड़े भाई के साथ लॉयल है। और सलीम साफ़ी का अभी एक मैं क्लिप देख रहा था, डैरन सैमी और जावेद आफरीदी उनके प्रोग्राम में बैठे थे, तो वो जो 1-2 साल पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने बात की थी कि फटीचर खिलाड़ी पाकिस्तान आ रहे हैं, तो सलीम साफ़ी बार बार वही सवाल घुमा फिरा के डैरन सैमी के मुंह में डाल रहे थे कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलें। इमरान ख़ान की उस बात से वो हर्ट हुए थे, वो ये बताएं, हालांकि था नहीं। तो आखिर में जो डैरन सैमी ने कहा, वो आखिरी जुमला अगर आप वो क्लिप सुने, वो मैं कहीं लगा के उसका लिंक भी आपको दे दूँगा, कि डैरन सैमी कहते हैं कि मीडिया हमेशा जो कुछ भी नहीं होता उसको बहुत कुछ बना देता है। और उससे पहले जावेद आफरीदी ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कॉल की थी और कहा था कि डैरन सैमी को आप मेरी क्लैरिफिकेशन दे दें कि मैंने उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं, जो एक सीरीज़ में मुसलसल आज शुरू कर रहा हूँ, इसकी पहले भी मैं ये करता रहा हूँ, आज अब इसको मुसलसल करूँगा और पूरी इसकी प्लेलिस्ट आप मेरे यूट्यूब पे देख सकेंगे। वो ये है कि भारत को, भारत के अंदर से जो मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ लोग भारत के इस दहशतगर्द वज़ीर आज़म को बेनकाब कर रहे हैं, उस हवाले से हम बात किया करेंगे। और जब भी कोई ऐसा आर्टिकल वहाँ छपेगा जिसकी बहुत ज़्यादा धूम होगी, तो वो उसके जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताया करूँगा, ताकि आपको भी पता चले
कि जो चीज़ें हमारे लोग नहीं बता रहे वो चीज़ें बता रहे हैं। इस पर शफ़क़त अली कुरैशी ने भी इस पे काफ़ी उनकी यानी रिसर्च है, इंडिया के हवाले से बहुत चीज़ें पढ़ते हैं। उन्होंने भी अपना एक वीडियो की है उनके चैनल पे, आप देख सकेंगे, उसका भी मैं लिंक दे दूँगा। लेकिन ये 2 दिन पहले भी मैंने एक इसमें वीडियो की थी, जनरल HS पनाग का जो आर्टिकल था दी प्रिंट के अंदर, उसके 10 पॉइंट्स आपको बताए थे। जनरल साहब का फिर ट्विटर पे मैसेज भी आया कि आपने अच्छी वीडियो की है, हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है। तो मैंने कहा जनरल साहब आप नहीं होंगे, लेकिन आपका वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत लिए बैठा है, इवन जो वहाँ के मुसलमान हैं उनके ख़िलाफ़ नफ़रत लिए बैठा है। लेकिन आज जो आर्टिकल है ये साबिक़ वज़ीर आज़म किसी आम शख्सियत का नहीं है, साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह साहब का है, और शफ़क़त ने भी इस पे वीडियो की है। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि कोई आम सहाफ़ी नहीं, कोई वहाँ का सोशल एक्टिविस्ट नहीं, कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट नहीं, बल्कि साबिक़ वज़ीर आज़म 2004 से लेकर 2014 तक भारत के वज़ीर आज़म रहने वाले और एक मजबूत शख्स और कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर मनमोहन सिंह जब ये लिख रहे हैं दी हिंदू के अंदर, जो सबसे बड़ा अखबार है उनका, तो इसका इम्पैक्ट आप देख लें कि दुनिया में किस तरीके से जा रहा है, दुनिया इसको किस तरीके से ले रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया फिर इस वक्त क्या कर रहा है, वो मारवी सरमद को कवरेज दे रहा है। इसके अलावा एक तो ये आर्टिकल है, इसके मैं आपको अहम पॉइंट्स बताता हूँ। आप हैरान रह जाएंगे कि किस इंतहाई वाज़े अंदाज में मनमोहन सिंह ने अपने वज़ीर आज़म को कहा है कि कुछ होश के नाखून लो, अकल करो, तुम भारत को अपने हाथ से खो रहे हो, और जो बिल्कुल तुम यानी बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहे हो पाकिस्तान की नफ़रत में या मुसलमानों की नफ़रत में, वो दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ फैल रही हैं। और इसका सबूत मैं आपको दे देता हूँ कि अभी एक वीडियो क्लिप मैंने देखा है ब्रिटिश पार्लियामान का, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, वहाँ की पूरी डिबेट वहाँ पे हुई है, और उनके काफ़ी सारे जो यानी 10-15 जो MPs हैं यानी मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट हैं, वो इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं कि जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जीनोसाइड हो रहा है इस वक्त दिल्ली के अंदर, और यही वो कसाई था जिसने यही सब कुछ किया था पहले गुजरात के अंदर। तो ये दुनिया अब मान रही है इसको, सिर्फ नहीं मान रहे तो सलीम साफ़ी, हामिद मीर, गरीदा फ़ारूकी, आसमा शिराजी, मंसूर अली ख़ान, जावेद चौधरी, तलत हुसैन, हालांकि तलत हुसैन IR के टीचर भी रहे हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, उनको इस थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए कि ये जो चीज़ें हम बताते हैं, हम नौजवान सहाफ़ी, ये बेसिकली उनके बताने की हैं कि वो ये सारी चीज़ें बताएं, लेकिन वो कोई करते ही नहीं है इस तरह। अब आप ये देख लें कि हालात यहाँ तक आप पहुँचे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जो सबसे बड़ी दोस्त थी, रियासतें थीं भारत की, पिछले 20 साल के अंदर भारत ने जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है वो इन 2 मुल्कों में किया था, क्योंकि ये पाकिस्तान को डैमेज कर सकते थे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते थे, रीजनली भी और इंटरनेशनली भी। लेकिन अब अलमिया ये है कि अफ़गानिस्तान की तारीख़ में भी कोई 50 साल बाद एंटी इंडिया एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा हुआ है, और बांग्लादेश के अंदर भी जो ये चीज़ें दिल्ली के अंदर चल रही हैं, इसके ख़िलाफ़ एक मिलियन मार्च हुआ है, बहुत बड़ा मुज़ाहरा हुआ है। तो ये अब हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ज़ाहिर है सो रहा है, क्योंकि इनके दोस्त नवाज शरीफ इस वक्त इक़्तिदार से बाहर हैं। मनमोहन सिंह का ये आर्टिकल है दी हिंदू में, इसमें वो ये कहते हैं कि इमरान खान की खारजा पॉलिसी जीत गई, यानी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है, फ़ॉरेन पॉलिसी, वो पिछले 1.5 साल में उसने दुनिया में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मनमोहन सिंह साहब अपने आर्टिकल में जो दी हिंदू में उन्होंने लिखा है वो ये कह रहे हैं। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जिस भारत को हम जानते थे या जिस भारत का मैं वज़ीर आज़म था, उस भारत को हम अपने हाथ से खो रहे हैं मोदी की दहशतगर्द और इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से, और इसकी इस तंग नज़री की वजह से भारत अपना मकाम खो रहा है। जो सबसे बड़ी सेकुलर रियासत और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का नारा लगता था, दावा करता था भारत, अब उसके ही साबिक़ वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हम वो मकाम तेज़ी से खो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि भारत की जो एक मुमताज़ हैसियत थी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, IR में यानी इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ज़्यादा अहमियत थी भारत की, और भारत पिछले 15-20 साल से मुसलसल लॉबिंग कर रहा है, अरबों डॉलर्स लगा के वो इस चीज़ की लॉबिंग कर रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल की उसे परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। यानी 5 मुल्क तो पहले हैं, साथ P5+1 यानी एक जर्मनी होता है जो अक्सर साथ काम करता है, अब भारत भी ये चाहता है कि इसको भी उसकी मेंबरशिप दी जाए। लेकिन मनमोहन सिंह साहब कहते हैं कि इस हालत में जब आपके मुल्क के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा हो, जीनोसाइड हो रहा हो, तो उसमें फिर आपको दुनिया
सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप देने की तो बात सोचेगी भी नहीं, बल्कि आपको तो मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस से भी छितर मार के वो बाहर निकालेगी। साथ वो मुतनाज़ा शहरियत का कानून जो आप सब उस पर जानते हैं, जो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए जो मुतनाज़ा शहरियत का वहाँ सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट आया है, उसके ख़िलाफ़ भी मनमोहन सिंह साहब कहते हैं कि ये भारत की रिवायात नहीं थी, ये हिंदुओं की रिवायात नहीं थी। जिस तरीके से मनमोहन सिंह साहब ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी ये सब कर रहे हैं, तो भारत बहुत तेज़ी से तनहा हो रहा है और दुनिया के अंदर एक्सपोज हो रहा है। फिर उन्होंने फ़िरका वाराना तकसीम की बात की कि किस तरीके से सेक्टेरियन बेस पे और रिलीजसली तकसीम किया जा रहा है सोसाइटी को, और ये भी उन्होंने कहा कि बहुत ख़तरनाक हैसियत इख्तियार कर लेगा। फिर उन्होंने मईशत की बात की कि मईशत जो है वो इंतहाई यानी जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा गिर गई है, एम्प्लॉयमेंट नहीं आ रही, 70 लाख लोग एक साल के अंदर बेरोज़गार हो गए हैं। तो मनमोहन सिंह साहब ने ये लिखा है कि अगर यही रफ्तार रही तो ये एटम बम जिसके ऊपर भारत की ये सारी गुर्बत बैठी हुई है ये फट पड़ेगा और फिर इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये मनमोहन सिंह साहब कह रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि मुस्लिम ममालिक के जो लोग हैं, मुस्लिम ममालिक सारे अब बोलना शुरू हो गए हैं। पहले वो पर्ची वाले वज़ीर आज़म जब थे तो कोई वो किसी से कहते ही नहीं थे कि आप कश्मीर के अंदर या भारत के अंदर जो मुसलमानों पर मज़ालिम हो रहे हैं उस पर गुफ्तगू करें। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ईरान से बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने भी इसके ऊपर ट्वीट्स की हैं, वज़ीर ख़ारजा ने भी इसको लिखा है कि किस तरीके से ये जो किया जा रहा है न्यू दिल्ली के अंदर, इसको ख़त्म किया जाए, मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, जो उनके ख़िलाफ़ जो चीज़ें की जा रही हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। फिर तुर्की के वज़ीर आज़म जो यहाँ मौजूद थे, तैयब एर्दोगान साहब प्रेसिडेंट हैं या पता नहीं प्राइम मिनिस्टर हैं, अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ मैं इसमें, तो वो तैयब एर्दोगान साहब भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी यहाँ खुलेआम कहा, उसका भारत में मौजूद टर्किश एम्बेसडर को बुलाकर एहतजाज किया गया। इसके अलावा मलेशिया से भी बार बार कश्मीरियों के हक़ में बात हो रही है, इंडोनेशिया से भी बात हो रही है। ये ईरान तो फ्रंट लाइन पर आकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है कश्मीर के हवाले से। दिल्ली फसादात के हवाले से भी मनमोहन सिंह साहब ने लिखा कि ये दिल्ली फसादात वो चीज़ें हैं जो भारत के माथे पर कलंक का टीका है और भारत को बहुत ज़्यादा बदनाम कर रही हैं। और इसी पे मैंने आपको वो ब्रिटिश पार्लियामान का भी वो बताया कि किस तरीके से वहाँ पे डिस्कस हो रहा है। तो ये वो सीरीज़ है जिसके तहत मैं आपको बताया करूँगा। बाकी यूट्यूबर्स भी, ईसा नकवी साहब इस पर ज़बरदस्त वीडियोस कर रहे हैं, वो भी इसी से रिलेटेड हैं। शफ़क़त अली कुरैशी इस पर बड़ी अच्छी वीडियोस कर रहे हैं, उनके चैनल का लिंक भी दे दूँगा आपको, आप उनकी वीडियोस भी लाजमी सुना करें। तो ये बेसिकली आपने इन चीज़ों को फैलाना भी है, डिस्कस भी करना है। ये हमारी कामयाबियाँ हैं, ये पाकिस्तान की वो कामयाबियाँ हैं जिसको हामिद मीर और सलीम साफ़ी डिस्कस नहीं करना चाहते। आप अपना ख्याल रखिएगा और अपना फ़ीडबैक लाजमी देते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।